हाँ शुरू। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए बहुत साधारण सी चीज है। द्विध्रुव अर्थात दो ध्रुवों से ही मिलकर के सब कुछ बना हुआ है। पृथ्वी में भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सीधी सी लाइन लिखी है कि दिन और रात, सुख दुख पाप पुण्य दिन राती। सुख है तो दुख होगा, पाप है तो पुण्य होगा, दिन है तो रात होगी। अर्थात दोनों ध्रुवों की आवश्यकता है। तो विद्युत क्षेत्र में जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान आवेश प्लस Q और दूसरा आवेश भी वो Q ही परिमाण का है लेकिन प्रकृति में ऋणात्मक। इसकी प्रकृति धनात्मक है और इसकी प्रकृति ऋणात्मक है। तो जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, दूरी जो है वो निश्चित है, तो इस प्रकार की जो बनी हुई व्यवस्था है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, मान लीजिए ए बिंदु मान ले, ये नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करता है बी बिंदु मान ले, और ये उदासीन बिंदु हो गया ओ। बी बिंदु से ओ बिंदु तक की दूरी है, स्मॉल एल सपोज कर सकते हैं, और ए बिंदु से ओ बिंदु तक की दूरी स्मॉल एल सपोज कर सकते हैं। और इन दोनों में जो आवेश है उस आवेश का परिमाण Q है। इस प्रकार से बनी हुई संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव में अपने आप स्पष्ट होगी बात, एक धनात्मक आवेश है दूसरा ऋणात्मक आवेश है और दोनों का परिमाण समान है। परिमाण का अर्थ आप जानते हैं संख्यात्मक मान और मात्रक, दोनों चीज अगर बराबर है तब वो परिमाण कहलाता है। इस स्थिति में इन वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है वो P बराबर Q गुणे 2L। लेकिन अब सबसे पहले बात ये आती है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। किधर होती है? ऋण से धन की ओर। सदिश राशि लेंगे और P बराबर Q गुणे 2L, इसका फार्मूला मेंटेन हो गया जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इंडिकेट करेगा। सामान्य रूप से अगर इसका मात्रक देखें हम वैद्युत द्विध्रुव में, तो मात्रक की पोजीशन क्या बनी? Q का मात्रक हो गया कूलाम और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। अर्थात साधारण सी बात आ गई कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक बना पीटा वो बन गया कूलाम गुणे मीटर। लेकिन एक अन्य मात्रक है इसका जो कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है जिसको बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड इसका एक मात्रक है। तो और एक मात्रक है इसका इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। ये दो और मात्रक है। जैसे एक डिवाई बराबर अगर हम कैलकुलेशन देखें तो एक डिवाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10⁻30 कूलाम मीटर। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, शॉर्ट में इसको ENM भी लिखा जाता है। तो एक ENM बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻28 कूलाम मीटर। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव की सामान्य सी संरचना है। अब आगे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की तीव्रता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है तीव्रता कैसे बनेगी। तो देखिए तीव्रता की स्थिति क्या है उस पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत साधारण सी चीज है। किसी भी आवेश की तीव्रता, अगर हम ये प्लस Q आवेश लें तो इस आवेश से जो निकलने वाली बल रेखाएं हैं वो बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, और बाहर की ओर जब निकलेंगी तो बाहर की ओर निकलने में जैसे जैसे इनकी सघनता कम होती जाएगी, तो इनकी सघनता के कम हो जाने पर, जैसे यहाँ पर सघनता ज्यादा है तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। जहाँ पर सघनता बढ़ गई, सघनता विरल हो गई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सपोज करें, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सपोज करें,
तो वास्तविकता क्या आएगी कि E1 इज ग्रेटर देन E2, अर्थात आवेश के नजदीक के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। कारण चूंकि केंद्र से आवेश के बिंदु से जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने निकाल रखा है 1/4πε0k Q/r²। तो Q तो फिक्स है, लेकिन तीव्रता के साथ दूरी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता का मान घटता जाएगा। इसीलिए E1 इज ग्रेटर देन E2। इसी को लेकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 घटक आते हैं। नंबर 1 अक्षीय स्थिति में आता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा आता है व्यापक बिंदु। व्यापक बिंदु अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जब कंक्लूजन देना है या बोर्ड के एग्जाम में लिखना है तो उसमें हमें इसी शब्द के 2-3 अर्थ पता होने चाहिए। जैसे अक्षीय अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति या एक्सियल कंडीशन, निरक्षीय इसका मतलब अनुप्रस्थ स्थिति और नॉन एक्सियल कंडीशन। ये 2 कंडीशन आ गई। व्यापक मतलब किसी भी एंगल पर अगर चल रही है, किसी भी बिंदु से कोई कोण बना करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो उसकी गणना इससे की जा सकती है। इस प्रकार से बड़े सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 3 स्टेप में पढ़ा जा सकता है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति और तीसरा व्यापक बिंदु पर। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहली हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। देखिए जब भी कोई चीज होगी उसकी 2 स्थितियां सामान्य रूप से संभव होगी, या तो अक्ष में और या तो निरक्ष में। मैं इसी स्टेप में आपको बताए दे रहा हूं। पहली हेडिंग पढ़ा रहा हूं आपको, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। पहली बात बता दिया मैंने आपको, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई व्यापक बिंदु लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने वो व्यापक बिंदु P लिया, इस व्यापक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस पर हमको ध्यान देना है। तो व्यापक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चल रहे हैं, स्थिति सामान्य सी है, दोनों में परिमाण अलग अलग। अगर स्थिति आवेश की देखें तो इसमें धनावेश है और इसमें ऋणावेश है और दोनों के परिमाण समान है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें P बिंदु पर निकालनी है। तो P बिंदु पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो दोनों की दिशाएं पहले डिफाइन करेंगे। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखते हैं तो प्लस Q ये हुआ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो यहां से हमको जो उदासीन बिंदु है और जिस व्यापक बिंदु तक में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सपोज करते हैं उसकी दूरी स्मॉल r कितनी है, स्मॉल r है। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हमारे पास सीधा सा फार्मूला आ जाएगा E1 बराबर 1/4πε0k Q/AP², यानी A से P तक की दूरी, A बिंदु से P बिंदु तक की दूरी। लेकिन दिशा की स्थिति क्या होगी, तो धनावेश मैंने आपको पहले बताया था कि दिशा दूर जाएगी, ऋणावेश के कारण दिशा अंदर की ओर आएगी, E2 और E1 की कंडीशन बनेगी। तो E1 बराबर 1/4πε0k Q/AP² हमने सपोज किया। अब अगर हम देखें तो E1 बराबर फार्मूला हमारा बना
1/4πε0 k Q/AP की वैल्यू कितनी है? तो A से P तक की दूरी जब हम लेंगे तो उसमें O से और A तक की भी दूरी जोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब जो दूरी बनेगी वो क्या हो जाएगी? R + L का होल स्क्वायर। R + L का होल स्क्वायर, क्योंकि A बिंदु तक की दूरी हमको लेनी पड़ेगी। तो P से O तक की दूरी R हो गई और O से A तक की दूरी L हो गई, स्मॉल l। तो टोटल दूरी जो बन गई A की बराबर वो क्या बन गई? R + L का होल स्क्वायर। पहला स्टेप हमारे पास ये है। जब R का मान ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित है E का मान कम हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। तो ये क्षेत्र दूर है इस बिंदु से, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर हो गई। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश हमने लिया, उस स्थिति में E2 बराबर क्या बना? साधारण सी स्थिति बन गई 1/4πε0 k Q/, अब माइनस की दूरी B तक की देख रहे हैं तो BP क्या पोजीशन बन गई? BP का होल स्क्वायर हमने ये पुटअप कर दिया। और अगर हम BP की वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या बन जाएगा? E2 बराबर 1/4πε0 k Q/BP की वैल्यू निश्चित है R - L, क्योंकि R में L को घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से 20 से लिया गया है R और हमको लेना है कहाँ से कहाँ तक? B से P तक का। तो B से P तक की जो दूरी बनी वो कितनी हो गई? R - L। जैसे आपको पहले बताया वो क्या बन गई थी दूरी? वो पूरी की पूरी दूरी जो आपने यहाँ से यहाँ तक की ली थी वो दूरी बन गई थी R + L, और इसमें जो दूरी बन गई वो R - L बन गई। इस प्रकार से E2 की जो वैल्यू आ गई वो आई 1/4πε0 k Q/R - L का होल स्क्वायर। अब हमें +Q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई, हमें -Q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई। लेकिन अब जो अंतर निकालना है, अंतर में इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो राशि अधिक बड़ी है उसी में छोटी राशि को घटाना है। तो बड़ी राशि हमें समझ में आ रही है E2 है, क्योंकि R का मान कम है तो E2 का मान ज्यादा आएगा। यहाँ R का मान ज्यादा है इसलिए E2 का मान कम आ जाएगा। इस पोजीशन में हम दोनों स्थितियों को अगर घटाएं तो E बराबर जो बनेगा, तो E बराबर हमारा क्या बन गया? E2 - E1। E2 में E1 को घटा देना, E2 - E1 किया हमने तो E बराबर क्या आ गया? 1/4πε0 k Q/R - L का होल स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू हो गई -1/4πε0 k Q/R + L का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं होगी। तो E = क्या बना? अपने आप कॉमन हमें समझ में आ रहा है, क्या क्या कॉमन है? तो Q/4πε0 k कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर? 1/R - L का होल स्क्वायर। यहाँ आगे लिखा हुआ है, अगर डाउट हो रहा हो तो देख लीजिएगा। -1/R + L का होल स्क्वायर, ये कंडीशन तैयार है। एलसीएम ले तो आ गया आपके पास Q/4πε0 k और एलसीएम बना हमारा R - L का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको अलग से, चलिए मैं पहले अलग से लिख दे रहा हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ। तो इसमें आप काटेंगे तो R - L का होल स्क्वायर कट गया, तो R + L का होल स्क्वायर आया, इधर -R - L का होल स्क्वायर आ गया। अगर आप चाहते तो R² - L² का होल स्क्वायर करके लिख सकते थे, लेकिन आपको समझ में कोई दिक्कत आई इसलिए मैंने इसी को डायरेक्ट लिख दिया कि साधारण आपको बात तुरंत समझ में आ जाए। 1/4πε0 k बचा क्या? होल स्क्वायर बोलते हैं A + B का होल स्क्वायर। आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा A + B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB और
a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले का यूज करके इसको ओपन करते हैं तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस है तो 2lr माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2lr। ये स्टेप हमारा आ गया, इधर ये आ गया और इसको हम लिख सकते हैं क्या, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होगा स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा स्क्वायर को टप कर दिया। अगले स्टेप में अगर हम देखें e बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2lr अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होगा स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनी वो वैल्यू क्या आगे देखिए आप, बहुत ध्यान से बात को समझना है। तो हमारे पास जो फार्मूला आया वो आ गया E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और बच गया हमारे पास 4lr अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर सावधानी बरतना है तो मैं भी आपको बताऊंगा क्या, Q क्रॉस 2lr अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है, पहले मैंने आपको विद्युत ध्रुव पढ़ाया था तो P बराबर आपने पढ़ा था 2ql, तो 2ql की जगह हम P को कर सकते हैं तो E बराबर हमारे पास फार्मूला बन गया 2p अपान 2pr अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम r इज वेरी ग्रेटर देन l करेंगे, क्योंकि आपने चित्र में देखा था कि r बहुत बड़ा था, l बहुत छोटा था। लेकिन ये स्टेप तब लाना है जब हम इस फार्मूले में p लिख दें, क्योंकि अगर इसके पहले आप ले आएंगे तो इस l को भी निगलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए l की वैल्यू जब p लिख जाए उसके बाद r इज ग्रेटर देन l करना है। तो r इज ग्रेटर देन l अगर हमने कर दिया तो e इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ गया 2pr अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k r स्क्वायर की पावर 2। ये कंडीशन तैयार हुई और फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, e इक्वल टू 2pr अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और इनटू 1 अपान r की पावर 4। r से r कैंसिल हो गया तो e बराबर फार्मूला आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p अपान r क्यूब, जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं निरक्षीय स्थिति। इसलिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला हमारा आया वो e बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2p अपान r क्यूब। क्लियर? आगे इसके बाद निरक्षीय स्थिति आएगी। अक्ष में आपको स्थिति समझ में आ गई, तो अक्ष में स्थिति यहाँ पर देखिएगा तो ध्यान से इसको अगर हम व्याख्या करें इस चीज की तो व्याख्या हमारे सामने क्या आती है फार्मूले के बाद, फार्मूला निश्चित रूप से हमारा क्या बताता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये r पर ही निर्भर कर रही है, आवेश पर तो निर्भर ही है। आवेश तो क्योंकि इसको आप p को खोलेंगे तो p बराबर 2ql है, लेकिन उसके साथ साथ आवेश पर भी निर्भर करती है और आवेश के साथ साथ दूरी पर भी निर्भर करती है। तीसरा स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद k लिखा हुआ है, k का मतलब माध्यम, किस माध्यम में कोई चीज रखी हुई है उस पर भी ये तीव्रता निर्धारित करती है। जैसे मैं हूं, मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, तो आपके और मेरे बीच की दूरी कम है,
जब दूरी कम है तो आगे जो विद्यार्थी बैठा हुआ है निश्चित है उसके सामने मेरी तीव्रता ज्यादा है, वो शरारत नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्पष्ट देख रहा हूं, मेरी तीव्रता है। उसी प्रकार से जो पीछे विद्यार्थी बैठा हुआ है तो उस विद्यार्थी के साथ मेरी और उसके बीच की दूरी ज्यादा हो गई, इसलिए थोड़ी बहुत सी शरारत हो सकती है। जैसे आप जिले में आइए तो जिले में जो कलेक्टर इस समय मान लीजिए जिलाधिकारी है, तो जिलाधिकारी महोदय का जो क्षेत्र है अपना विद्युत क्षेत्र की जो चर्चा कर रहा था मैं, वो आर पर डिपेंड करती है। अभी अगर कर्नाटका के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जिलाधिकारी का कोई प्रभाव नहीं होगा, और अगर है भी प्रभाव तो नेग्लिजिबल है, लेकिन जो यहाँ जिलाधिकारी है उसका प्रभाव ज्यादा है। तो कारण क्या है कि जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी के साथ साथ उसकी तीव्रता भी घटती जाएगी। लेकिन अगर उसके आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा है तो आवेश की प्रबलता के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है। जैसे किसी भी जिले का बहुत बड़ा काम करता है जिलाधिकारी, बड़ा एक्टिव जिलाधिकारी होता है, तो उसकी वैल्यू पूरे देश में पहुंच जाती है कि बहुत एक्टिव अधिकारी है, बड़ा एक्टिव काम करने वाले कैंडिडेट है, यानी दोनों की दोनों चीजें। और ये आवेश बढ़ता कैसे है, तो आवेश का मतलब ग्रहण करना, जो जितना ज्यादा ग्रहण करेगा आप जैसे जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे उसी के आधार पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी और उसी के आधार पर क्लियर हो जाएगी कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरे स्टेप में मैं आपको ले चलता हूं निरक्षीय स्थिति। अक्ष और निरक्ष दोनों शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि दोनों के फार्मूलों में बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में। देखिए अब निरक्ष का तात्पर्य देखिए, अगर मैं विद्युत विध्रुव की निरक्षीय स्थिति बनाता हूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विध्रुव लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति में आई बात, पहले अच्छी मैंने आपको बताया, अब निरक्षीय स्थिति की स्थिति देखिए। तो निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, आपने आवेश रखा। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दिशाओं का इंडिकेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। अब आपने जो विद्युत रखा इसका ये आवेश पॉजिटिव है, ये आवेश नेगेटिव है, लेकिन परिमाण दोनों के समान है क्योंकि वैद्युत विध्रुव है, और इसका ये मध्य बिंदु हो गया वो। यहाँ से अगर हम इसको ए और बी सपोज कर लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या सपोज की हमने L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या सपोज कर दी L। अब अगर हम इसका कोई एक पॉइंट निरक्ष का मतलब इसके मध्य बिंदु से अक्ष बना करके अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये बने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये आए। अब इसमें क्या देखना है, क्योंकि ये चार्ज कैसा है धनात्मक, तो धन चार्ज होने की वजह से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, आवेश बाहर की ओर जाएगा तो तीव्रता बाहर की ओर दिखाई देने लगेगी। तो इसको हम E1 इंडिकेट कर देंगे। ये ऋण आवेश है तो निश्चित तौर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेश में मैंने आपको पहले बताया है कि ऋण में दिशा जाएगी। बहुत साधारण सी बात है कि जिसके पास पैसा होगा, धन होगा, वो धन को बाहर की ओर भेजेगा। इसलिए चिन्ह में आपको तीर लगाने में, तीव्रता की दिशा बनाने में बहुत साधारण सा दिमाग लगा देना कि धन है तो बाहर की ओर निकलना है। अगर ऋण लिए है, कोई कर्ज लिए है तो अपनी ओर ग्रहण करेगा। वैसे समाज में भी हम जिससे लेते हैं तो देने वाला हमेशा धनात्मक हो जाता है, धनी हो जाता है, और लेने वाला ऋणी हो जाता है। तो वही पोजीशन यहाँ पर बनी कि चूंकि ऋण चार्ज है तो ऋण चार्ज की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई, ये आपका E2 हो गया। क्योंकि दिशा इंडिकेट कर रहे हैं तो E2 और E1। अब कितने कोण पर आप चल रहे हैं, यहाँ से इसका एंगल थीटा सपोज किए हैं, आप क्या सपोज किए हैं, उसके आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर की जा सकती है। और इसका परिणाम, जो परिणामी तीव्रता बनेगी वो E, उसकी परिणामी तीव्रता तैयार हो गई, जो भी उसका रिजल्टेंट तैयार हुआ। तो इस प्रकार से इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंडिकेट करने का एक दूसरा फार्मूला निरक्षीय स्थिति में आता है, जिससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और निरक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। आगे इसका जो पूरा डेरिवेशन है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।